लेसन नंबर 1 हिस्ट्री 6 क्लास। आज हम जानेंगे प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री का ये चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टर्म्स। हर तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हिस्ट्री शुरू करी है बच्चे, याद रहे। ठीक है, हमने हिस्ट्री यानी कि इतिहास शुरू करा है। अब यहाँ से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स भी बनाते चलेंगे। मैंने एनसीईआरटी इसलिए चूज़ की है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन विच इज़ रिलेटेड योर सीबीएसई टर्म्स एंड विच इज़ रिलेटेड योर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जब भी बात आती है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई 6 to 12 एनसीईआरटी कवर कर लो, है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वेबसाइट्स पर, उनके नोट्स उठाते हैं और उसे पढ़ने लग जाते हैं। नो, यू हैव टू मस्ट रीड अबाउट द एनसीईआरटीज बुक एंड पेजेस ऑल्सो। सो अब पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, ये हमें नहीं पता होता तो हम सारा पढ़ने लग जाते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ना। तो अब हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। सो अब हम हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 की जानकारी कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कैसे पता लगाएं, यानी कि हम आखिर हिस्ट्री के में पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्या, कब, कहाँ और कैसे। किस तरीके से हिस्ट्री का वर्णन होता है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है ना। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ने। हमने अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हमें कुछ जानना मतलब जाना जाता है तो लोग खाते क्या थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, पशुपालक कैसे करते थे, कृषि कैसे करते थे, शासक होते थे नहीं होते थे, व्यापारी होते थे या नहीं होते थे। और हमें इन सबके जीवन की जानकारी हासिल हम इतिहास से कर सकते हैं, है ना। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ रहते थे, है ना। लोग कहाँ रहते थे, लोग इस नदी के तट पर रहे। कहाँ पर, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख नर्मदा नदी का पता लगाओ मतलब नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो इससे हमें ये पता चलेगा लोग कहाँ रहते थे। कई साल पहले यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशाल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि नर्मदा नदी के पास क्या था बेटा, कई लाखों वर्ष साल पहले नर्मदा नदी जो बहती है वहां से क्या था आपका कि उस तट पर रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक कौन होते हैं बेटा, संग्राहक कौन है, जो संग्रह करते हैं। ठीक है, उन्हें हम संग्राहक करते हैं, जो इकट्ठे कर करके कुछ चीजें खाते हैं, उन्हें हम संग्राहक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वेट, डन। इसके अलावा अपने भोजन के लिए वे फल, जंगल या उत्पादों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह जानवरों का आखेट और शिकार भी करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, संग्राहक मतलब क्या बताया था मैंने आपको, संग्राहक मतलब क्या बताया था मैंने आपको, संग्राहक मतलब बताया था क्या कि हमने क्या करना है। संग्राहक का मतलब होता है आपका किसी भी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, किसी भी चीज को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, संग्राहक कहलाता है। तो एक वर्ड मैंने यहाँ पे पढ़ा संग्राहक और दूसरा पढ़ा आखेट, दूसरा पढ़ा हमने आखेट, है ना। तो एक चीज रहे कि आखेट क्या है, आखेट शब्द से क्या अभिप्राय है, संग्राहक शब्द से क्या अभिप्राय है। आप लिखें अभी, संग्राहक शब्द से क्या अभिप्राय है, आखेट शब्द से क्या अभिप्राय है। और यहाँ पे कुशल संग्राहक, आखेट। ठीक है, एंड इसके अलावा शिकार करते थे वो तो हमें पता है। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे, लोग नर्मदा नदी के पास रहते थे। क्या करते थे, आखेट करते थे, यानी कि जो भी मांस मज्जा होता था जानवरों को मार के वो खाते थे। संग्राहक करते थे, शिकार करके आखेट करते थे। ठीक है, संग्राहक क्या, कंदमूल के फल फूल वगैरह ये लोग संग्रह करते थे। अब तो पश्चिम की ओर चलो। अच्छा, पहले यहाँ पर एक नर्मदा नदी देखते हैं हम, कौन कौन सी नदियाँ हमारे यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा इसका अनुमान लगाते हैं, इट मीन्स देखते हैं। ठीक है, पहली नदी सिंधु नदी हमने देखी। यहाँ पर कहाँ से आ रही है सिंधु नदी, देखो कहाँ से आ रही है सिंधु नदी, ये निकल रही है यहाँ से, नहीं ये निकल रही है यहाँ से, सिंधु नदी निकल रही है यहाँ से। ठीक है, ये है सिंधु नदी,
और कहाँ गिर रही है? पाकिस्तान से फिर वापस कहाँ आ रही है? हमारे गुजरात में। ठीक है, कहाँ से गिर रही है? यहाँ से गिर रही है, कश्मीर से गिर रही है, लद्दाख से, सॉरी ऊपर यहाँ पर लद्दाख है ना, तो लद्दाख से गिर रही है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें शामिल है? झेलम है, ठीक है, झेलम है, और यहाँ पर कौन सी थी? चेनाब है ना। तो अब आप लिखो यहाँ पर, ये नदी का आपको पूरा याद करना है। सिंधु के अंदर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सबसे पहले आती है झेलम नदी। कौन सी नदी आती है? झेलम नदी, लिखना है आपने ये पूरा। ठीक है, दूसरी आती है चिनाब नदी, चिनाव, ठीक है, चिनाब नदी। तीसरी कौन सी आती है? तीसरी कौन सी आती है? तीसरे नंबर पर आती है रावी, रावी नदी। ठीक है, और दूसरी आती है सतलुज। ठीक है, कौन सी आती है? सतलुज। तो इतना याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनका क्रम अनुसार लगाओ, तो जा चुप रह सा से आप कुछ भी लिख लो, इट इज अप टू यू, ओके। जा चुप रह करके आप याद कर सकते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, समझ गए? डन। और एक आती है आपकी व्यास नदी इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, एक आती है व्यास नदी। इससे आपका क्या बन रहा है? 5 नदियों से सिंधु नदी, इसे हम पंचम भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी आपको समझ में आई? पक्का। इसके बाद आती है नंबर 2 पे, ये नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 पर आती है आपकी यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी ये रही आपकी, ठीक है। कहाँ से है यमुना नदी? ये आपकी इधर ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है, और ये गंगा नदी है, ये वाली यहाँ से जो आ रही है ये गंगा नदी है। सारी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन से जा रही है? गंगा जा रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, ब्रह्मपुत्र जा रही है, और यमुना जा रही है, ठीक है, यमुना जा रही है। सारी नदी कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो एक क्वेश्चन लिखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम बताओ। हम जो ऊपर पढ़ रहे थे वो थी नर्मदा नदी। कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। कौन सी थी भाई? नर्मदा नदी। तो यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने आखेट वगैरह शुरू किया, कहाँ पर? नर्मदा नदी के अंदर, ठीक है। होप सो आपको याद रहेगा, और ये मैप आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। मानचित्र पर सिंधु तथा सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया। सिंधु नदी की कौन सी 5 नदियां हैं? कौन कौन सी हैं? जा यानी झेलम, चुप चिनाब, रह रावी, है ना, सतलुज सा से, और व्यास किससे? आपकी 5वीं नदी व्यास है, ठीक है। अब जो बड़ी नदी में मिल जाती है, और 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इन्हीं नदियों के किनारे 4700 वर्ष पहले बहुत सारे आरंभिक नगर यानी कि शुरुआती नगर क्या थे बेटा? फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर। बेसिकली आपने देखा, हमने 3 नदियों का जिक्र करा। एक करा हमने नर्मदा नदी का, है ना, कि भाई नर्मदा नदी देखो यहाँ पर लोग फले फूले। फिर पढ़ा हमने सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। फिर पढ़ा हमने गंगा के बारे में, है ना, गंगा नदी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे नदियों के किनारे क्या हुआ है बेटा? नदियों के किनारे ही लोग फले फूले हैं, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब वापस ऊपर जाते हैं और देखते हैं गंगा नदी ये रही, ठीक है, गंगा नदी ये रही, यमुना नदी, है ना, और सोन नदी कौन सी है? मैं आपको दिखा दूं एक बार। सोन नदी है आपकी, वेट, OMG, हाँ, तो सोन नदी कौन सी है? सोन नदी आपकी ये रही, अगर आप देख पा रहे हो तो, हाँ, सोन नदी ये रही, ठीक है। गंगा नदी के पास, विंध्य पहाड़ियों के पास है सोन नदी, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इसको इग्नोर नहीं करना प्लीज, इसको नहीं करना इग्नोर। वेट एंड कोई नहीं, आगे आओ। अब इसके आगे आते हैं,
आते हैं मानचित्र पर। हमने एशिया वगैरह देख लिया। लोग सदैव उपमहाद्वीप की यात्रा में दूसरे हिस्से की यात्रा करते। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी पहले के टाइम पे। फिर भी लोग यात्रा करते थे और कभी कभी लोग काम की तलाश में भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान से क्यों जाते थे, यात्रा के कारण, काम के कारण। ठीक है, सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अतिरिक्त व्यापारी काफिले में जहाजों के साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। ठीक है, तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, है ना, जिन्होंने चाहा ऐसा कर सके। ठीक है, उपमहाद्वीप से बाहर कुछ लोग आए, बस गए यहीं पर। ठीक है, इस आवागमन में संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। लोग अपनी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध करने कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ की भोजन बनाने के तरीके को एक दूसरे के विचारों में अपनाते रहे। यानी कि यहाँ से क्या हुआ, इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह लोगों ने आना जाना शुरू करा, तो हमने एक दूसरे की संस्कृति सीखी। ठीक है, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में सीखा, एक दूसरे के धर्म के बारे में सीखा, हमने व्यापार करना सीखा जब लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आए तब। ठीक है, अब देश का नाम आखिर क्या था हिस्ट्री में। अपने देश के लिए इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से मिलकर बना है। इंडस मतलब होता है बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी की बात हो रही है यहाँ पे, इंडस। ठीक है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, पहले ईरान और यूनान देखना। ठीक है, एटलस मतलब मैप के अंदर। और 25,000 नहीं 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाली ईरानी यूनानियों ने सिंधु को हिदोस या इंदोस कहा और नदी के पूर्व स्थित भूमि भाग को प्रदेश इंडिया कहा जाने लगा। जो नदी का सारा भाग था, कौन सी नदी का बेटा, दोबारा मैप में आ जाओ। ये जो आपको सिंधु नदी का भाग दिख रहा है, ये भाग, कौन सा भाग, ये भाग। ठीक है, ये भाग जो है आपका, ये सारा क्या कहा जाने लगा, इंडस कहा जाने लगा। क्या इंडस वैली का था ना, इंडस नदी का था ना, रिवर का, तो इसे क्या कहने लगा, इंडस कहने जाने लगा। इसीलिए इसका नाम आगे चल के क्या हुआ, भारत नाम का प्रयोग पश्चिम में रहने वाले लोगों ने समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। भारत का जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए भारत का नाम भारत कहा गया। पर इंडिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूनानी लोग इसे क्या बोलते थे, इंदोस बोलते थे, और इस नदी की वजह से यहाँ पर रहने वाले जो जमीन है उसका नाम क्या पड़ा बेटा, क्या पड़ा इसका नाम, इंडिया कहा गया। आपने ये कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों के साथ बांध दिया जाता था। ठीक है, और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो, जो भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। तो बेसिकली ताड़ पत्रों पर लिखे गए, ठीक है, ताड़ पत्रों का प्रयोग करते थे लिखने के लिए, उसे हम पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, अब आते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए भाई हमारे पास सोर्स होना जरूरी है। वो सोर्स कौन से हो सकते हैं, वो सोर्स आपके हिस्टोरियन सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना उन पुस्तकों, तो यानी कि पुस्तकों के द्वारा अतीत से जान सकते हैं। हम पांडुलिपियों के द्वारा जान सकते हैं। बहुत पुरानी पुस्तकें पांडुलिपि कही जाएंगी, क्योंकि पांडुलिपि से होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मैन्यू यानी कि जिसका अर्थ होता है हाथ से निकाला। पांडुलिपियों प्राय ताड़पत्रों से बनाई जाती थी, मैंने अभी आपको बताई है, भुर्ज नामक पेड़ से जैसे ये बनाई गई है। हम पांडुलिपियों से क्या जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे लिखी जाती थी पांडुलिपि। ठीक है, कीड़ों ने खा लिया या नष्ट कर दी कुछ पांडुलिपि ऐसी भी थी। ठीक है, और पांडुलिपि जो होती थी वो मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता इन पुस्तकों के अंदर क्या होता था बेटा, धार्मिक मान्यताएं होती थी, व्यवहार, राजाएं, जीवन, औषधि, इन सब के बारे में लिखा होता था। अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं हम कैसे, अभिलेखों का अध्ययन एक लेख। अब हमने पढ़ा पांडुलिपि के बारे में, सोर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे पास सोर्स हिंदी में बोलते हैं स्रोत, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्रोत बोलते हैं इसे। तो स्रोत में हमने क्या पढ़ा, स्रोत में हमने पढ़ा पांडुलिपि के बारे में, है ना, पांडुलिपि के बारे में। और क्या पढ़ा दूसरा, अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या है बेटा, पत्थर
ऐसे लेख जो पत्थर या धातु की अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है ना, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। ठीक है, जिसमें राजा रानियों के सहित पुरुषों के अपने कार्य विवरण उत्कीर्ण कराए होते हैं। शासक लड़कियों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ, जो अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। अशोक ने इसको लिखवाया था। ठीक है, इसकी लिपि का प्रयोग करते हुए, लिपि अक्षरों और संकेतों का बनी होती है। ठीक है, लिपि वगैरह हमने पढ़ी इसके बारे में और हमने देखा। तो हमने क्या पढ़ा, हम इतिहास के बारे में किन किन चीज़ों से जानते हैं। हम इतिहास के बारे में किसी किताब के बारे में, किताब से जान सकते हैं, है ना। हम इतिहास के बारे में किसी पांडुलिपि से जान सकते हैं। हम इतिहास के बारे में किसी भी अभिलेख से जान सकते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास ये पुरातत्वविदों द्वारा, अब इतिहास की जानकारी हमें देता कौन है ना। इतिहास की जानकारी हमें पुरातत्वविद देते हैं। कौन से? ऐसे व्यक्ति जो इतिहास पर खोज करते हैं। ठीक है, जो इतिहास पर खोज करते हैं। आपने लिखते चलना है हाथों हाथ, जो जो बताई जा रही हूं मैं वो ठीक है, लिखते चलना है। खोज करते हैं। ठीक है, और अतीत में लोग क्या खाते हैं, है ना, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते, कैसे क्या खाते थे, क्या सारी चीजें ये उल्लेख करते हैं। पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व से ज्ञात जानकारी। इतिहासकार यानी कि पुरातत्व जो है स्रोत शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, जिनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिली है वो क्या है, ऐतिहासिक स्रोत है ना, जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो स्रोत हैं, जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। इन्हीं स्रोतों की सहायता से हम अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार पुरातत्व उन जासूसों की तरह स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जो अतीत है, एक है, अनेक है, हमें नहीं पता। लोग सच में ही लोग वहाँ पे मछलियाँ करके शिकार करते थे, लोग सच में ही ये खाते थे, सच में ही ऐसा करते थे। हमारे पास सिर्फ एविडेंस है जिससे हम अनुमान लगाते हैं, है ना। तिथियों का मतलब समझते हैं। अगर कोई तुमने तिथि पूछे तो शायद वो 2000 या इसी तरह से कोई वर्ष बताना है ना। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है जन्म। देखो मैं इसे बिल्कुल सिंपल से समझाऊंगी। देखो यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह। अगर मैं इसके पहले का देखूं तो हम उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। इससे पहले की डेट जितनी भी देखूं, और इससे बाद की डेट देखूं तो क्या बोलेंगे हम उसे? ईसवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसवी बोलेंगे। ठीक है, और ईसा पूर्व जो होगा वो उल्टा शुरू होता, उल्टा चलता है। जैसे 10 से 9 पर गए, 9 से 8 पर आए, 8 से 7 पर आए, और ये ऐसे चलेगा 1 2 3। तो अब ईसवी चल रहा है। ईसा पूर्व ईसा मसीह से पहले का टाइम था। ठीक है, समझ में आ गई? ये याद रखना। इतिहास और तिथियां ये इम्पोर्टेंट है? नो, इतना नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब ये आपके लिए है। आप बताएंगे मुझे इसका आंसर कि नर्मदा नदी, इसमें किस तरीके से आप मैचिंग करेंगे। नर्मदा नदी कहाँ पर है, मगध में क्या हुआ था, गारो पहाड़ी कहाँ है, सिंधु घाटी उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, गंगा घाटी के बारे में आप ये भी बताएंगे। ठीक है, पांडुलिपि और अभिलेखों का एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि ताड़पत्रों पर लिखी जाती है, अभिलेख कोई भी पत्थर या फिर किसी शिल्प जैसी धातु पर लिखी जाती है। ठीक है, कुछ शब्द हैं पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, मैंने आपको बताया 3 शब्द इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिएगा।